तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इसमें 23 और 24 है। सचिन सर का बर्थडे 24 अप्रैल को होता है, मतलब 24। तो वो अपने बर्थडे पे केक काटते हैं और फिर गिफ्ट क्या मांगते हैं कि कोई भी बच्चा फैक्ट्री में काम ना करे। ये इनका विश है। तो इस तरह इसको याद कर सकते हो कि 14 ईयर से जो कम के बच्चे हैं उनको किसी फैक्ट्री में काम करने से ये रोकता है, ये आर्टिकल 24। फिर है आर्टिकल 23, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। सेम चीज़ है, बस इसमें सबको इंक्लूड किया कि आप किसी को ज़बरदस्ती उससे लेबर नहीं करवा सकते, उसका शोषण नहीं करवा सकते। तो ये इससे रिलेटेड है। तो आर्टिकल 23, 24 ये ऐसे याद रखिएगा। फिर राइट टू इक्वलिटी इसमें 14 से 18 में है। तो जैसे राइट टू इक्वलिटी में ये है, देखो 18 नंबर की जर्सी विराट कोहली पहनता है, तो हम जानते हैं ना कि उसको विराट कोहली को कोई टाइटल की जरूरत नहीं है, उसका नाम ही काफ़ी है। तो आर्टिकल 18 टाइटल से रिलेटेड है, नो टाइटल। अब विराट कोहली ने इतना ज़्यादा रिकॉर्ड बना लिया कि अब उसको कोई टच नहीं कर सकता। तो आर्टिकल 70 अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। तो इसको ऐसे याद रखिएगा। और फिर एक मूवी आई थी आयुष्मान खुराना की, आर्टिकल 15, जिसका मतलब ये है कि कोई भी स्टेट है वो धर्म, रेस, जात, जेंडर इन सब के आधार पर अपने नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं कर सकती। तो आर्टिकल 50 इससे रिलेटेड है। और फिर आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सब बराबर है। और आर्टिकल 16 एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है कि सबके लिए समान अवसर उपलब्ध है। तो ऐसे आर्टिकल आप याद कर सकते हैं। राइट टू फ्रीडम 19 से 22। देखो राइट टू फ्रीडम में ही जो फेमस फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 में ही आता है। तो ये तो इम्पॉर्टेंट है और ये हमको सबको याद ही रहता है नॉर्मली। अब है आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। मतलब एक पर्सन अपनी लाइफ कैसे जीना चाहता है उसको ये आज़ादी दी गई है। उसके लाइफ का प्रोटेक्शन, पर्सनल लिबर्टी, जैसे मान लो कोई किसी से मैरिज करना चाहता है तो वो अपनी चॉइस के पर्सन के साथ मैरिज कर सकता है। तो इसको कैसे याद करोगे? आदमियों की एज क्या होती है शादी करने की? 21। तो प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इससे याद कर सकते हो। और फिर 21A राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, इसको 86th अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। तो ये राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन 21A। अब देखो आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस। मतलब मान लो कोई पर्सन है जिसने 31 दिसंबर को कोई क्राइम किया है और 1 जनवरी को कोई नया कानून आ गया उस क्राइम से रिलेटेड। तो जो पर्सन क्राइम किया है उसको नए कानून के तहत सज़ा नहीं दी जाएगी। जो पुराना है 31 तक उसी उसी के रूल के हिसाब से उसको सज़ा दी जाएगी। तो इस चीज़ का वो आर्टिकल प्रोटेक्शन करता है, आर्टिकल 20। फिर है आर्टिकल 22। ये क्या है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेक्शन इन सर्टन केसेस। मतलब ये है कि मान लो कोई पर्सन ने क्राइम किया तो क्राइम करने के बाद उसको कुछ अधिकार दिए जाएंगे जो ये आर्टिकल 22 देखेगा। अधिकार ये कि उसको ये बताया जाएगा कि उसको क्यों पकड़ा गया है, उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा 24 आवर के अंदर, और उसको एक वकील भी देने की प्रावधान किया जाएगा कि जो इससे रिलेटेड चीज़ें देखें। और एक और हो सकता है कि मान लो किसी ने क्राइम नहीं किया है लेकिन फिर भी उसको पकड़ लिया गया, क्यों? कि वो क्राइम कर सकता है, ऐसा एजेंसियों को पता चला है। तो इस मामले में भी उसको कुछ प्रोटेक्शन दिया जाएगा। तो उससे ही रिलेटेड है ये आर्टिकल 22। तो आपको बस ये याद रखना है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, जब किसी भी सिटीज़न का फंडामेंटल राइट उसका हनन हो रहा होता है या उससे छीन लिया जाता है तब वो इसका अप्रोच करता है। वो सुप्रीम कोर्ट
तब सुप्रीम कोर्ट रिस्ट, ये 5 रिस्ट, इसके थ्रू वो सिटीज़न के फंडामेंटल राइट को रिस्टोर करती है। अब ये क्या है? हैबियस कॉर्पस, जब इलीगल डिटेंशन हो किसी का, तब ये यूज़ में आता है। फिर मेंडमस वी कमांड, जब कोई पब्लिक ऑफिसर अपना काम नहीं करता तब मेंडमस यूज़ होता है। तो इसको याद करने का ट्रिक ये है कि मैन डू देयर वर्क, तो जब कोई ऑफिसर वर्क नहीं करता अपना तब के लिए यूज़ है, तो इसको ऐसे ट्रिक से याद करेगा। प्रोहिबिजन माने टू फॉरबिड, मतलब हायर कोर्ट लोअर कोर्ट को रोकता है कि ये तो तुम कर, मतलब जैसे मान लो कोई केस है वो हाई कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट रोक देगा कि अगर वो ये देखेगा कि ये हाई कोर्ट नहीं कर सकता, ये तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है, तब वो प्रोहिबिजन लगता है। फिर है सर्टियोररी, मतलब वाइड, मान लो कि हाई कोर्ट ने ऑलरेडी जजमेंट दे दिया, ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? वो चेक करता है कि जो जजमेंट हुआ है वो रूल रेगुलेशन से हुआ है कि नहीं। और फिर क्यूरो वारंटो, व्हाट इज़ योर अथॉरिटी। फिर क्यूरो वारंटो माने क्या है कि जब बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के किसी पद पर किसी को अपॉइंट कर दिया जाए, तब यहाँ पे ये यूज़ होता है। जैसे हमने बोला था ना आर्टिकल 16 में सबको समान अधिकार है, समान अवसर है नौकरी के लिए, तो यहाँ पे बिना एडवर्टाइजमेंट के तुमने किसको जॉब पर दे दिया, बिना कुछ एडवर्टाइजमेंट निकाला, बिना कोई एलिजिबिलिटी निकाले किसी को तुम ऐसे कैसे जॉब दे सकते हो, तब यहाँ पे हम ये यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28। 25 में है कि व्यक्ति को किसी भी धर्म के मानने का, आचरण करने का और धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता, तो ये आर्टिकल 25 में। फिर फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, जैसे एग्जाम्पल के लिए रामकृष्ण मिशन, तो वो एक रिलीजियस अफेयर है ना, तो उसको मैनेज कुछ लोगों ने संगठन ने मिलकर किया है। तो उसी तरह जब कुछ संगठन धर्म से रिलेटेड कोई सिस्टम को मैनेज कर सकते हैं, उनको वो फ्रीडम दी गई है। फिर 27 में है कि धर्म से रिलेटेड चीज़ों में जब आप पैसे प्रमोशन करने के लिए पैसे खर्च करते हो, तो उसके लिए आपको सरकार को टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप टैक्स नहीं देते हो। तो 27 में ये है, सिंपली आपको बस वन लाइनर याद करना है। और फिर लास्ट है 28, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। कहने का मतलब जैसे कोई स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन है तो उसको आप अवॉइड कर सकते हो। कहने का मतलब है कि वो कोई आपको बाध नहीं कर सकता उस चीज़ के लिए। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 29 से 30। 29 में क्या है कि प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़, और 30 में है राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो ये याद रखिएगा कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 और 30 है। 29 में लैंग्वेज स्क्रिप्ट से रिलेटेड है, 30 में उनको राइट दिया गया है कि वो स्टैब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्टर कर सकते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को।